आपके उच्च विचार और अध्यात्म में आपकी रुचि, ये सब से हमको प्रेरणा मिलती है। आप सच में एक महान व्यक्ति हो। मैं सिंपल आदमी हूँ, क्यों महान बनाने पे तुले हुए हो तुम लोग? नहीं बाबूजी। बाबूजी हम सबके लिए रोल मॉडल है। कि आधी जिंदगी ऐसी चलेगी, रूखी सूखी। और इससे पहले कि मेरे फोटो पे भी माला टंगे, एक बार करना है। क्या कर रहा है? समागम। क्या तेरी बत्ती मारी गई है? द ललन टॉप पे बहुत बहुत स्वागत है गजराज जी, दिव्येंदु जी और मंगेश जी। गजराज जी को बंडिट क्वीन में मैंने देखा था पहली बार, और वो बांके मुंह वाला लड़का मुझे याद है आज तक। खास तौर पे जो पंचायत वाला सीन होता है जिसमें वो बहुत ही क्रूरता से कहता है कि इसको चुल उठ रही थी, और फिर सारे लोग हंसते हैं बहुत क्रूरता के साथ। और वो जो दिल को भेदने वाला जो चीज है वो कभी निकली नहीं, आज तक नहीं निकली, मतलब इतने बरस हो गए। और अभी एक और शाहकार टाइप फिल्म वो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है थाई मसाज। मैंने ट्रेलर देखा और मुझे उसने उसने एकदम क्लिक किया कि यार ये टाइटल भी अमेजिंग है, सब्जेक्ट भी अमेजिंग है, ये एंटरटेन भी कर रही है और लेयर्स में कुछ बात भी कहने की कोशिश कर रही है अगर उसको समझें और विवेचना करें तो। हमारे साथ दिव्येंदु जी हैं। दिव्येंदु जी की प्यार का पंचनामा पहली उसका परिचय था, और उसके बाद मिर्जापुर में उनका एक किरदार था जिसको आप सराह भी सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं। उसमें उनका एक संवाद होता है कि हम हिंदी फिल्म के हीरो हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, हम अमर हैं। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद उनका सिलेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी एक फिल्म उनकी आई थी धरती के समथिंग, धरती के लाल या ऐसा कुछ थी ना, जिसमें मेरे देश की धरती, जिसमें दो लड़के होते हैं जो जो जॉब नहीं लगती तो गांव में जाके किसानों की मदद करते हैं, और उसमें भी कुछ एक पेच होता है और कुछ थ्रिल होता है। और शुक्राणु नाम की फिल्म भी इनकी आई थी जिसमें एक ऐसे लड़के का ऑपरेशन कर दिया जाता है जिसकी शादी होने वाली है। तो अमेजिंग चॉइसेस हैं, और वो भी अपने करियर में बहुत अलग वे में आगे बढ़ रहे हैं। मंगेश जी की टिंगिया तो बहुत बरस से पता है। उनकी इवन जो देख इंडियन सर्कस और टिंगिया दोनों में बच्चे केंद्रीय पात्र थे। टिंगिया तो लोगों को देखनी चाहिए, अमेजिंग फिल्म है। एक ऐसे लड़के की, बच्चे की कहानी है जिसका बैल है, उससे उसका प्यार होता है, और बैल को जब पिता बेचने जा रहा होता है क्योंकि वो चोटिल हो जाता है, तब बच्चा क्या करता है और वो कश्मकश पूरी चलती है। बहुत अमेजिंग फिल्म है। अगर आप उसको आर्ट हाउस बोलो तो आर्ट हाउस बोल दो, पैरेलल बोल दो, अमेजिंग फिल्म बोल दो। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द ललन टॉप पे। थैंक यू। मुझे आप ये बताइए कि जैसे मंगेश जी की इस फिल्म का सब्जेक्ट आपने लॉक क्यों किया? ऐसा इसमें क्या लगा कि मुझे ये बनानी ही है? उसके कारण क्या थे? बेसिकली ये जो कहानी है थाई मसाज की, वो मेरे एक्सट्रीम निजी जिंदगी से कनेक्टेड है। अच्छा। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो मैं मेरे आखिरी साल में था, तो मेरे पिताजी को पैरालिसिस हुआ और उनकी राइट साइड पूरी की पूरी पैरालाइज हो गई। तब उनकी उम्र 51 थी, मेरी माँ तब 41 की थी और मैं 21 साल का था। तो मैं जैसे छुट्टियों में घर जाता था तो हमारे पिताजी को हमने 17 साल नहलाया। उसके बाद तो स्पेशल मैं माँ को देखता था तो ऐसा लगता था कि ये औरत, एक बार आप मान लो कि आप विडो हो तो समझ सकते हो कि वो आदमी आपके जीवन में नहीं है, लेकिन वो आदमी है। आप हर दिन उसको नहलाते भी हो, उसके अंडरवेयर चेंज करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो वाला जो एक इच्छाओं का जो एक खांचा है, वो दोनों तरफ से उसके बारे में वो क्या सोचते होंगे, अपने डिजायर्स के बारे में, बेसिकली ये चीज के बारे में मैं सोचता था, उन दोनों के बारे में। और तब से समाओ ये चीज मेरे मन में कई समय रही, और 2014 में मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थाई मसाज की। बात तो सीरियस थी, लेकिन सीरियस बात को फिर लोग भी बोरिंग ढंग से लेते हैं, तो उसको एक शुगर कोटिंग की जरूरी थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा एक ब्लैक ह्यूमर में बोलो या एक हल्के तरीके से हंसी मजाक में उसको बयां किया। तो मेरे लिए ये बहुत मुझे लगा कि जब बाद में मैंने रिसर्च भी करना शुरू की, जैसे जैसे ड्राफ्ट बनते गए, तो मुझे लगा ये बहुत एक्चुअली जेन्युइन समस्या है बुजुर्गों की। मगर हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि सेक्स करने की ये उम्र है और भगवान करने की भगवान करने की उम्र है, तो आप इस उम्र में इसके बारे में मत सोचो। तो मुझे लगा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कई सारे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, वो सोचते हैं मगर बोल नहीं पाते।
तो डेफिनेटली ये चीज मुझे बोलनी चाहिए मेरे फिल्म के जरिए, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाना सोचा। इसकी राइटिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही, जैसे लोगों को आप, गजराज जी पहले आप ही बता दीजिए कि ये फिल्म ब्रीफली आपका कैरेक्टर किस बारे में है, दिव्येंदु भी आप भी ब्रीफली बता दीजिए कैरेक्टर किस बारे में, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। तो ये छोटे शहर में रहने वाले रिटायर्ड आदमी की कहानी है, आत्माराम दुबे की। 70 वर्ष के हैं और उनके अकेलेपन की कहानी है, जिन्होंने पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया। पत्नी 20 साल तक बेड रिडन थी, तकलीफ में थी और वो चली गई, वो अब नहीं है इस दुनिया में। और अचानक ही उनको अकेलापन खलता है और फिर उनको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उनके जो शारीरिक रूप से भी वो जो अपने सेक्सुअल उनकी जो वो है वो भी उनमें वीकनेस हो रही है। और उसके बीच में अचानक एक दिन उनको उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। आत्माराम दुबे के लिए जीवन खत्म हो गया कि अब मैं पत्नी जिसके साथ वो बूढ़ा होना चाहते थे, जिसके साथ जीवन का आखिरी पल जीना चाहे, वो नहीं रही और भीड़ में भी अकेले हैं और सब कुछ नश्वर हो गया। और उसके बीच में उनको संतुलन कुमार से भेंट होती है और जो अलग अलग तरीके से उनको कोशिश करता है कि उनके जीवन को दोबारा से पटरी पर लेकर आए, और जो उनके अंदर मायूसी है और निराशा है और कैसे कहानी मोड़ लेती है और कैसे संतुलन कुमार उनके जीवन में संतुलन लाते हैं या असंतुलन लाते हैं, उसकी कहानी है। एक सफर की कहानी, एक जर्नी की कहानी है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक मनोरंजक फिल्म बनाई है। इसके अंदर एक गंभीर समस्या जिसको ईडी बोलते हैं, इरेक्टल डिसफंक्शन, जो पूरे दुनिया में तकरीबन 20 से 30% लोगों को है। हिंदुस्तान में ऐसा रिसर्च में कहा जाता है कि तकरीबन 20-25 करोड़ लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं, और वो सिर्फ उम्र दराज लोग नहीं है, 40 साल से नीचे के करोड़ों लोग हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह की बातें करने की परंपरा नहीं रही है, लोग झिझकते हैं, संकोच में आते हैं। तो ये मंगेश ने एक बड़ी अच्छी एक कहानी गढ़ दी है और मुझे लगता है कि ये ऑडियंस जो आज की तारीख में नई कहानियों को, लीक से हटकर, फॉर्मूला से हटकर कहानियों को जिस तरह से प्रेफरेंस देती है, तो हमारी फिल्म को भी लोग उतना ही सराहेंगे, शाबाशी मिलेगी। अगर कैरेक्टर के बारे में बात करें तो संतुलन कुमार नाम है इस व्यक्ति का। यंग आदमी है, एक ऐसे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है जो कि शायद जिसका एम लाइफ में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। मौज मस्ती में रहने वाला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैसे आप बोलते हैं, मास्टर ऑफ नन, उस तरीके का आदमी है। वो मजा लेना चाहता है और कुछ नहीं। एंड ऐसे ही एक इवेंटफुल नाइट पे एक अपने जीजे का जो कैरेक्टर है उनसे टकराता है और पता चलता है कि भैया ये इंसान तो बड़े दुखी हैं लाइफ में। तो ये कहता है कि ठीक है, आप बताइए आपका दुख क्या है। तो जब ये व्यक्त करते हैं, जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा कि भैया संबंध दोष की प्रॉब्लम है, तो शुरुआत शायद इस कैरेक्टर की बहुत ज्यादा जेन्युइन तरीके से नहीं होती है इस प्रॉब्लम को लेके। तो कहीं ना कहीं शायद मन में सोचता होगा कि चलो भाई थोड़ा मजा लेंगे, अंकल जी की बात सुने। वो पहली बार शायद किसी ने सोसाइटी में इस उम्र के आदमी ने बात व्यक्त करी होगी कि भाई मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है और मैं बहुत, मेरा दिल टूटा हुआ है। तो वहां से अगर आप स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ही कम्स लाइक अ कैटलिस्ट जो हम बोलते हैं। और वहां पे ये होता है कि अच्छा अगर आपकी प्रॉब्लम ये है तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके पीछे उसके इंटेंशन क्या है वो फिल्म देखते हुए आपको पता चलेगा, बट इनके साथ जुड़ जाता है और कहता है कि चलो उसको एक एम बना लेता है लाइफ का, क्योंकि खुद का तो कुछ एम है नहीं। तो कुछ दिन के लिए कुछ मजा मस्ती मिल गई है, कुछ इवेंट मिल गया है लाइफ में, और कैसे कैसे इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने में, कभी सीरियस वे में कभी नॉन सीरियस वे में। मंगेश जी, इसकी राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ऑब्वियसली, तभी ट्रेलर भी थोड़ा पसंद आया। कि जैसे वो किरदार होता है, जब आत्माराम जी का किरदार है, वो अपने किसी बुजुर्ग दोस्त के साथ बैठा होता है और वो मतलब कहता है कि एक बार करना है, तो वो पूछता है क्या करना है, तो बोलता है समागम। तो ऐसी चॉइसेस जो है शब्दों की, बहुत अमेजिंग चॉइसेस है। अब समागम शब्द है, वो उसके कई रेफरेंसेस हैं और आप सुनते ही आप समझ जाते हो कि लिखने वाला थोड़ा डिफरेंट आदमी है। फिर एक जब वो संतुलन कुमार की गैदरिंग में बैठा होता है और पूछता है आपका करने का मन नहीं करता है, तो कहता है मन तो करता है लेकिन समाज में रहते हैं शोभा नहीं देता है। ये बात छोटा सा सरल सा संवाद है, कुछ नयापन नहीं है, लेकिन बहुत गहरी बात बोलता है।
आप यहीं से उठा के एनालाइज कर सकते हो, अदरवाइज गुंजाइश नहीं। तो आप राइटिंग और नामों का चयन भी जो है, जैसे संतुलन कुमार है, वो थोड़ा टिपिकल नाम नहीं है। जाहिर बात है कि आपने वो नाम चुना इसीलिए, जैसे बोला ना कि समाज में से समाज सेवक बहुत से होते हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, लेकिन उनके बिना समाज चल भी नहीं सकता, उनका भी एक रोल है। इसी तरीके से आत्माराम है, तो आत्माराम बहुत ही बड़ा रूपक है कि कहा जाता है ना कि अंतरात्मा बोलती है सही क्या है, आप बाहर इंप्लीमेंट करते हो नहीं करते हो आपके ऊपर होता है। तो आत्माराम यहाँ पे एक्चुअली बाहर आया है, अंतरात्मा के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है। तो फिर वो आगे बढ़ा 70 की उम्र में कि मुझे थाईलैंड जाना है और मुझे जीवन को एक्सप्लोर करना है और मुझे शारीरिक क्रियाएं करनी है। तो ये जो राइटिंग है, इसका मुझे ब्रीफली अगर बताएं कि टीम कौन सी थी और कहाँ आपने डिसाइड किया कि यार ये रखते हैं और ये छोड़ते हैं। इसकी कहानी और पटकथा और संवाद मैंने लिखे, इनिशियल संवाद, और बाद में उसको लहजा एक चाहिए था। तो एक आशीष ठाकुर इंदौर से है हमारे दोस्त, तो उन्होंने वो लिखे हुए डायलॉग को एक लहजा दिया, कुछ डायलॉग उन्होंने खुद ने लिखे। और फिर साजिद अली एक हमारे दोस्त थे जिन्होंने हीर रांझा फिल्म बनाई थी, लैला मजनू फिल्म बनाई थी, तो उन्होंने उसको और एक पॉलिश किया, एक उनका एक टच दिया। तो बेसिकली राइटिंग की ये टीम है हमारी। और बेसिकली मैं मुंबई में भी रहता हूँ और गांव में भी रहता हूँ, तो ये जो छोटे छोटे चीजों में बयां करने की जो बात है, वो हमारे यहाँ तो जो लोग यहाँ 2 पन्ने कॉर्पोरेट में बातें करेंगे ना, तो एक मुहावरे में पूरी माँ बहन करके वो बराबर वो बात वही समझा देते हैं। तो वो एक्चुअली वो वोकैबुलरी या जो एक्सपीरियंसेस है तो बचपन से मैंने देखे हुए कि लोग कैसे बयां करते हैं। अब दूसरा क्या था कि मुझे एक बार सेक्स करना है ऐसा बोलेगा तो फिर वो उम्रदार आदमी को थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, मगर वो समागम और जिस तरह गज्जू सर ने वो बात बोली थोड़ा आगे आके, तो वो उसको और आगे ऊपर लेके गई वो बात को। एक ही थॉट था कि एक सीरियस बात बतानी तो है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों देखे, क्योंकि हर घर जाके घर घर में अपने माँ बाप को देखने का नजरिया लड़के लड़कियों का कैसा चेंज हो जाए। वो खाली हमारे सोसाइटी के बिल के चेक डालने के लिए और बच्चे पोता पोती संभालने के लिए नहीं, उनकी भी कुछ चीजें हैं, तो वो बात बड़ी अच्छे से जाए। और दूसरा, आत्माराम जो है, जो उसका राम उसको मिलता है 70 साल की उम्र में, और वो खाली करने तो जाते हैं सेक्स, लेकिन वो सेक्स तो रहती छोटी बात, और जिंदगी सीख लेते हैं कि उसके बियॉन्ड जाके एनलाइटमेंट हो जाते हैं। तो नामों का भी चयन करते हुए वही दिमाग में था कि क्यों आत्माराम है, क्यों संतुलन है। संतुलन जैसे आपने भी कहा कि संतुलन समाज में भी रखते हैं, वो आत्माराम का भी संतुलन रखता है, तो इंटरटेनिंग वे हो ये, और दूसरी एक फैमिली एक साथ ये फिल्म को देख सके, और जो बात कहनी है वो डंके के चोट पर सीधी सीधी पहुंच भी जाए। उस सारे बैकअप माइंड रख के फिर मैंने राइटिंग किया। एक्चुअली एक सवाल मुझे पूछना था आप सभी से, इवन एक्टर्स से, स्पेसिफिकली एक्टिंग के लिहाज से, और आपसे भी, कि हम जब बड़े होते हैं तो एक झिझक के साथ बड़े होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बाद में अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये शर्म की चीजें नहीं है, उससे पहले हमको शर्म आती है सेक्स की बात हो जाए। मतलब इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आज भी हम हंस पड़ते हैं सेक्स की जैसे ही बात आती है, दिमाग में अलग केमिकल रिएक्शन होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे वो पहला कौन सा मौका था एक्टिंग स्कूल में या फिर डायरेक्शन स्कूल में या कहीं पे भी, जब आपकी जो इनहिबिशन सारी टूट गई, झिझक सारी टूट गई? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि शक्ति कपूर जब FTI पढ़ने गए तो बताते हैं कि मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतरवा दिए, एकदम निर्वस्त्र कर दिया मेरे को, और बोला कि अब तुम पुणे के भाग के चक्कर लगा के आओ। तो बिना कपड़ों के पुणे के एक राउंड लगा के आए। तो उन्होंने कहा उस दिन के बाद मुझे कोई शर्म नहीं आई, मैं सारे रोल करता हूँ बहुत बढ़िया से करता हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी सी उन्होंने कुछ सेकंड्स में करती थी। तो वो कौन से पल थे जब आप एज एन आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल आपको लगा कि हाँ आज मेरी झिझक टूट गई, मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई इस चीज को लेके? जी, हालांकि मैं भी FTI गया था, लेकिन उससे पहले कॉलेज में थिएटर करता था मैं, किरोड़ीमल कॉलेज में प्लेयर्स करके सोसाइटी है हमारी, द प्लेयर्स, वहां पे। तो आई थिंक थिएटर आपको एक बहुत वो ओपननेस सिखाता है, जो हम ट्रस्ट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, वो ट्रस्ट सिर्फ फिजिकली नहीं होता, और भी बहुत चीजों का ट्रस्ट होता है। सो वहां पे एक कंफर्ट विद अदर सेक्स इन टर्म्स ऑफ द फिजिकलिटी, वहां पे वो चीज बहुत खुल गई थी। और उसके बाद मुझे याद नहीं, इनफैक्ट ऑनेस्टली मुझे बचपन से भी याद नहीं कि इस चीज को लेके बहुत झिझक हो या कुछ हो। शायद इसलिए कह सकते हैं आई कम फ्रॉम अ दिल्ली जैसी एक बड़ी जगह, जहाँ पे शायद जिन स्कूल में मैं रहा वहां पे कुछ ऐसा
टैबू नहीं था इन चीजों को लेके, एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट वेरी ओपनली एंड एवरीथिंग। कोविड स्कूल में आप हैं तो शुरू से ही आपको कुछ ऐसा इस चीज को लेके झिझक नहीं होती है। बट यस, थिएटर डेफिनेटली हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग the other person's physicality and be comfortable with it. So yeah. मुझे बेसिकली एक ऐसी घटना, मतलब टिंगा के समय मैंने स्क्रिप्ट लिखी और मैंने किसी को असिस्ट नहीं किया था, तो मैं प्रोड्यूसर के पास जाता था, कहानी सुनाता था। मैं 23 साल का था, तो मुझे लगभग वो 41 प्रोड्यूसर ने उस समय मना किया। तो मैं रहता था माहिम और दादर ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसा समय होता था कि बस के टिकट के लिए पैसे नहीं, वड़ा पाव खाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन फिल्म बनाने के जज्बात वो उतने ही अंदर है। तो मैं एक दिन इतनी मुझे भूख लगी थी और मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब चक्कर आने की स्थिति हो जाए, ऐसी मेरी सिचुएशन थी। और उस दिन मैंने माहिम का जो दरगाह है वहां लाइन में भिखारी बैठते और कोई उनको ऐसा मन्नत जिन्होंने मांगा है या जो भी है खाने के पैकेट देते हैं उनको। तो मैं बोला मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा, मगर भिखारियों में नहीं बैठता क्योंकि लेकिन उस दिन मैं उन भिखारियों में खाना खाने के लिए बैठा और वो भी मुझे देख रहे थे क्योंकि वो भिखारी मतलब भिखारी थोड़ा ऐसे चर्चू गांजाड़ी टाइप ऐसे लोग थे, तो उनमें मैं बैठा और खाना खाया। तो उसके बाद एक्चुअली मुझे लगा इससे बुरा भी कुछ नहीं होगा मेरे साथ। और उसके बाद मैं एक्चुअली लिटरली मतलब शर्म या किसी को मिलना हो, बात करना हो या मांगना हो, या मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो उसके बारे में बोलना हो, कई सारी ऐसी चीजें हम शर्म महसूस करते हैं। उस बात की मुझे कभी शर्म नहीं हुई उसके बाद। तो एक 2-3 तरह की झिझक मेरे जीवन में रही, तो उसमें एक ये जो आपने बताई वो तो रही। एक जो मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मेरा बचपन बड़े नो फ्रिल वाले सिचुएशन में गुजरा, जहां पर सार्वजनिक शौचालय में जाते थे हम लोग। 4 मोहल्लों के बीच में एक शौचालय था। तो और 100 स्क्वायर फीट का घर रेलवे कॉलोनी में। तो उसमें जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था और 8वीं 9वीं क्लास में जब दोस्तों के घर जाता था और दोस्त मेरे घर आना चाहते थे तो मैं नहीं लेके आ पाता था। मुझे अपने पूरे अस्तित्व से मुझे झिझक थी, शर्मिंदगी थी कि मैं ऐसे घर में रहता हूं, मैं ऐसे लोगों के बीच से निकल कर आता हूं मैं। और वो उसको लेकर मुझे वो सालों साल तक रहा। सालों साल तक मेरे कई मित्र थे जिनके अच्छे सरकारी क्वार्टर होते थे, कमरे होते थे, फ्रिज होते थे और मतलब किचन है प्रॉपर और वो सब चीजें। तो मुझे कई बार ऐसा आया और वो तब जाके टूटा जब मैं रंगमंच से जुड़ा, मैं थिएटर से जुड़ा। और वहां पर मेरे जो मित्र थे कुछ एक बार बिना बोले घर आ गए और मैं इतनी शर्मिंदगी में कि ये क्या सोचेंगे क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा मुझे कोई आभास नहीं दिलवाया, कोई इस तरह का था नहीं, और सहज किया। और फिर मैं और बाकी लोगों से मिला तो वो जो एक बड़ा डेमोक्रेटिक तरीका था जो आपके लड़कपन के अंदर बड़े विषाणु भर देता है, उसको थिएटर ने निकाला, थिएटर के दोस्तों ने, जो कि बड़े रईस लोग थे, दक्षिण दिल्ली के रहने वाले लोग भी थे उसके अंदर, जो अच्छे खासे बिजनेस परिवारों से। और वो एक चीज थिएटर की वजह से कम हुई कि मुझे जहां लगा कि फिर मुझे वो अपना जो माहौल था वो उससे संकोच होना या शर्मिंदगी होना बंद हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। और दूसरा, बॉयज स्कूल में पढ़ा हुआ था तो ये ऑपोजिट सेक्स को लेकर हमेशा एक रहता था संकोच, झिझक, वो रहता था। लेकिन अगेन थिएटर और उसके अंदर जब आप पात्र करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर भी चीजें बदली और वो नई चीजें सीखी। और वो जो जितने आपके पूर्वाग्रह होते हैं कि वो जो गंदी बात, सेक्स है तो मतलब वो गंदी बात है, वो सारे धीरे धीरे जो चीजें टूटती चली गई। तो मुझे, जैसे दिव्येंदु ने बताया, कि थिएटर जो है एक बड़ा कैटलिस्ट का काम किया कि ये जो एक मेरा बैकग्राउंड जो था उसको लेकर जो मेरी झिझक थी कि मैं जिस परिवार, जिस माहौल में रहता हूं उससे मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी मैंने नहीं बनाया, ये था, मुझे मिला था ऐसा। और दूसरा,
जो ऑपोजिट सेक्स को लेकर जो संकोच है वो धीरे धीरे कम हुआ। बात करना, जब आप पात्र निभा रहे होते हैं, हाथ पकड़ते हैं, गले मिलते हैं, तो वो ये दो चीजें कह सकते हैं कि जो झिझक वाली थी दूर हुई, और वो थिएटर को मैं बहुत उसके अंदर श्रेय दूंगा। और एक और चीज बड़ा एक एक्टिंग पार्ट जो था, जिसने कह सकते हैं और बड़ा एक अंतर लेकर आया कि आप रंगमंच करते हुए भी बड़े आप झिझक के साथ ही करते हैं। तो बैंडिट क्वीन जब मैंने की, जो आपने जिसका जिक्र किया, तो उसमें जो मेरा शूटिंग का पहला सीन ही वो था जहां पर वो अशोक चंद का कैरेक्टर जाता है और फूलन देवी को वो खेत में है कहीं पे, और वो पीछे से जाके उसको भींच लेता है, दबोच लेता है। तो मैंने सिनेमा नहीं किया था, छुटपुट टीवी का काम किया था और थिएटर करता था। तो मुझे लगता है ये, मुझे ऐसा आभास था कि चीटिंग होती है, ऐसा कुछ कर देंगे और कुछ कैमरा ट्रिक होगी। तो मैं उसी तरह से ऐसे करके उनको ऐसे गले की तरफ से पकड़ रहा था, और मैं थर थर कांप रहा था, क्योंकि सीमा विश्वास जो हैं हमारी सीनियर हैं थिएटर से, उनके नाटक देखे हुए थे, और पहली बार ऐसा कुछ सिचुएशन के सामने खड़ा हुआ था। और लेकिन फिर उसके बाद शेखर जी और सीमा जी, और दोनों ने मुझे कोने में ले गए, बोले कि ये पार्ट है जिसके अंदर तुम्हें ये एक्टिंग करनी नहीं है, तुम्हें एक्चुअली में पीछे से, और वो मुझे उन्होंने जो कैसे कह सकते हैं कि अश्योरेंस दिलाया कि तुम ऐसे मुझे पकड़ोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ये तुम्हारा कैरेक्टर है जो इस कैरेक्टर के साथ ऐसा करने वाला है। तो वो जो एक अड़चन थी, एक मेरे दिमाग में एक था कि ऐसा करूंगा तो मुझे किस तरह से परसीव किया जाएगा, कैसे देखेंगे, ये सीमा जी क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। तो वो उस दिन वो टूटा, वो वर्जना टूटी उसके अंदर। वो एक मुझे जो लग रहा था कि मैं कहाँ कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा हूँ, और फिर वो खत्म, उसमें शरीर खत्म हो गया उसके अंदर। फिर मुझे एक दुराचारी आदमी है, वो जाके इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो वो ये तीन चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। आप दोनों एक्टर्स और आप डायरेक्टर तीनों, आप लोगों ने अपने लिए आचार संहिता क्या तय की है, जैसे न्यूडिटी की, सेक्सुअल सीन्स की, इंटीमेट सीन्स की, कि भाई मैं ये करूंगा, इससे आगे मैं नहीं करूंगा। जैसे कि अब आपने बधाइयों जब की थी, तो बधाइयों में ये है कि भाई 50-55 के आसपास अनप्लान्ड प्रेगनेंसी एक कपल करता है, नई चीज हिंदी सिनेमा के लिए। अभी 70 साल का पुरुष है, वो एकदम सफेद वाले नाना जी है, आदरणीय है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला इंसान है, माला जपने वाला इंसान है, वो कहता है मैं थाईलैंड जाके इसको करना चाहता हूँ। ये पहला हिंदी सिनेमा में ऐसा कैरेक्टर भी पहले कभी नहीं आया है, बिल्कुल नया एक फ्लेवर है। तो आप आगे और भी जा सकते हैं, कितना भी आगे जा सकते हैं, डायरेक्टर्स बहुत इमेजिनेशंस लेके आ सकते हैं, दर्शक देखने को तैयार है। एक्टर के तौर पे आपकी लाइन क्या है कि भाई मैं इससे आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पूरी तरह न्यूड नहीं हो सकता, या मैं इंटीमेट ऐसे सीन बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, मैं सेक्स सीन्स बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दुनिया भर के जो तमाम दिग्गज एक्टर्स हैं वो उन्होंने कोई लाइन नहीं रखी है। हेलेन मायरन है, उन्होंने भी कलीगुला की थी, जो बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट एक सेमी पॉर्न फिल्म टाइप थी, और बाद में डेम की उपाधि शायद उनको मिली ब्रिटेन के अंदर। तो आप मैं अगर अपने बारे में अगर बात करूं, तो मैं तो शायद सारी ये सीमाएं थी सारी लांघ चुका हूं मिर्जापुर करते हुए। ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं करी हो मैंने। आई वाज एक्चुअली, आई मीन देयर वाज अ सीन वेयर आई हैव टू वॉक नेकेड, यू नो, द सेकंड सीजन में वो है सीन। तो मुझे एक्चुअली मुझे फिजिकलिटी से प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे इनफैक्ट मुझे ज्यादा शर्म आती है जब मुझे इमोशनल सीन करने होते हैं। मुझे अपने इमोशन व्यक्त करने में ज्यादा शर्म आती है। मुझे लगता है वो बड़ी पर्सनल चीज है। वो जब क्रू सामने खड़ा होता है और मैं वल्नरेबल होता हूँ इमोशनली, मुझे उसमें बहुत ज्यादा शर्म आती है, रोते हुए और वो करते हुए। तो लेकिन इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी मुझे कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑल्सो व्हेन मिर्जापुर सीजन 2 में मैं ये सीन कर रहा था जहां पे आई एक्चुअली हैड टू वॉक नेकेड, यू नो, पूरा नग्न अवस्था जिसे आप कहते हैं, उसमें मुझे वॉक करना था। और जब मैंने वो किया ना, तो एक सच में एक ऐसा फ्री एक महसूस हुआ ना, एक फ्रीडम जो होती है, क्योंकि यार बॉडी ही है, सबके पास है, यू नो। ये सोशल स्ट्रक्चर ने इसको इतना अजीब कर दिया है कि मतलब जिन चीजों के साथ आप पैदा हुए हैं लेके, ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ ऊपर से लगा लिया हो, चीजों के साथ उसी पे हम हॉ करनी शुरू कर दिए। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि इट्स अ पिटी दैट द लैंड ऑफ कामासूत्रा
वो आज सेक्स की बातें करने में शर्माता है, तो वो अपने आप में एक बात है। सो मुझे फिजिकलिटी में कभी ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ, यस, डूइंग दैट मिर्जापुर सीन वे आई हैड टू वॉक लिटरली नेकेड, इट मेड मी, आई फेल्ट रियली फ्री, यू नो, कि कुछ इसके आगे क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है, और उसके आगे कुछ था भी नहीं, दरवाजा था। बतौर डायरेक्टर आपकी क्या सीमाएं हैं, आचार संहिता है? ये फिल्म की जहां तक मैं बात करता हूँ, तो ये जो मेरे माँ और पिताजी के बारे में मेरे मन में जो चल रहा था, तो जब ये फिल्म करना तय हुआ ना, तो एक दिन मैंने मेरे माँ को ये सारी चीजें बताई कि स्क्रिप्ट कैसे पैदा हुई है, क्या है, वगैरह वगैरह। और फिर मैंने ये सोचा कि ये फिल्म बनने के बाद मैं मेरे माँ के साथ देख सकूं, और मेरा 12 साल का बेटा है, उसके साथ मैं फिल्म देख सकूं। तो ये 2 बिंदु मैंने अपने आप को रखे थे कि माँ और मेरे बेटे के साथ मैं फिल्म देख सकूं। और भले बात पैरों के बीच की है, लेकिन मैं उसको कितनी आंखों के बीच की करके बता सकूं, यही मेरी खुद को एक बॉर्डर्स थी। आचार संहिता ये है कि जो सिनेमा जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है, और डायरेक्टर का अप्रोच क्या है, डायरेक्टर किस तरह की नीयत से फिल्म बना रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर जैसे मुझे लगता है कि मंगेश या अमित शर्मा या हितेश केवलिया, उनके साथ में कुछ इस तरह का संवेदनशील दृश्य है, तो मैं वो कर सकता हूँ। खाली उसके अंदर ये होना चाहिए कि मेरे पास दिव्येंदु जैसा शरीर सौष्ठव नहीं है कि मैं मानता हूं कि 250 ग्राम की तोंद लेकर चलता हुआ मैं नर कंकाल कैसा लगूंगा, तो वो उसकी झिझक मुझे ज्यादा रहेगी। तो अगर दिव्येंदु या मिलिंद सोमण जैसा मेरा शरीर सौष्ठव हो, तो मुझे शायद और भी कम परहेज हो। या हो सकता है उसके बाद आप सजेस्ट भी करने लगे कि क्यों ना कुछ ऐसा कर लिया जाए। किया जाए। बहुत सी ऐसी स्वीडिश और स्कैंडिनेवियन फिल्म्स हैं जिसमें पुरुष और स्त्री की जो काया है ना, जैसे मोटा पेट है, लटकती चमड़ी है, एक्टर्स उसको भी इस्तेमाल करते हैं जो एक मानव शरीर की व्यथा है या बोझ है, उसको दिखाने के लिए कि वो गजेंद्र भाई अगर मुझे स्वीडिश फिल्म में इस तरह का पार्ट मिलेगा, मैं जरूर करूँ जी। अच्छा। लेकिन मैं फिल्म सिटी में नहीं करूंगा। सो बेसिकली अगर बात करी जाए तो जीजे की जो लिमिट है वो इंडिया तक है। इन्होंने इंडिया तक वो लिमिट खींच रखी है, अगर इंडिया के बाहर कुछ हुआ तो जाके कर सकता जी। हाँ, नहीं, अगर स्वीडिश या स्कैंडिनेवियन कुछ उस तरह का सिनेमा बनता है तो मैंने देखा हुआ इस तरह का सिनेमा, और वहां पर उनका इंटेंट क्या है, वो किस तरह से उसको शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बड़ा फर्क है जो हमारे यहाँ पर कई बार होता है उसके मुकाबले में। पहली बात तो मेरे 50 के आसपास के कैरेक्टर को लेकर कोई उतना उत्साहित होता भी नहीं है, वो दिव्येंदु भाई के लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं। नहीं, आपके कैरेक्टर से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से हैं। एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, मिर्जापुर का जिक्र आया तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि आत्माराम 70 बरस का है और उसकी डिजायर्स है, सेक्सुअल डिजायर्स है, और वो तो कई बार क्या होता है कि समाज है वो इसमें ये थोड़ा सा एक होता है कि इसमें मॉरल और इमोरल क्या, जैसे कि मिर्जापुर में कुलभूषण खरबंदा का किरदार होता है, वो भी बहुत उम्र दराज है, वो दिन भर बैठ के नेशनल ज्योग्राफिक देखता रहता है कि जानवरों की आपसी क्रीड़ाएं कैसी होती है, उसके दिमाग में खुराफात चलती रहती है, और वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा है। उसका जो पूरा ट्रैक है उसको फिर आप कैसे देखते हो? वो अपनी बहू से संबंध भी बनाता है, और वो एकदम पशुवत आदमी है, उसका दिमाग है वो मोरालिटी इमोरालिटी में चलता ही नहीं है, प्लेजर किसमें मिल रहा है उसमें मैं चल रहा हूँ। तो आत्माराम के बरक्स उसको आप कैसे देखते हैं, या इस मोरालिटी इमोरालिटी की क्या डेफिनेशन आपके लिए कि भाई ये चीज तो सहज है इस बुजुर्ग में, लगन अगर इस तरीके की चीज हो तो फिर हमारे लिए भी वो इमोरालिटी है? अलग कैरेक्टर है, आत्माराम की दुनिया ही अलग है। वो जो है कुल जी का जो कैरेक्टर है वो तो पैशाचिक कैरेक्टर रहा है जिसने पूरा क्राइम कंट्रोल किया है। ये तो आत्माराम तो जीवन ही दूसरों के लिए जिया है, और यहाँ पर और दूसरों के कहे में जिया है और दूसरों के लिए जिया है, और यहाँ पर संतुलन उनके जीवन में आता है, और वो उनके कहे में आता है कि अच्छा ठीक है, मैं ये कर लेता हूँ, फिर ठीक है,
तो वो उसमें और वो बात करता है कि भाई ये शोभा नहीं देता है, उसको मालूम है, उसको सामाजिक जो सीमाएं हैं उनका पूरी तरह से उसको आदर है और समझ है उसको। तो वही टैबू के बारे में बात है, मतलब सोसाइटी ने इस कदर बना दिया है कि एक आत्माराम जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए जिया, उसकी जो एक मासूम सी एक इच्छा है कि उसको मरने से पहले समागम करना है, उसको इतना बड़ा इशू है वो। और जो हम कहानी के थ्रू बता रहे हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत हद तक प्रिवेल करता है, सब लोगों की इच्छाएं होती हैं जिसमें कुछ गलत नहीं है, आप उन्हें व्यक्त कैसे करते हैं वो उस पर बात हो सकती है, लेकिन इच्छा होना कोई गलत बात नहीं। आई थिंक कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी हमको इस चीजों के बारे में देखना होगा कि मतलब बूढ़े लोग हों या किसी भी एज के हों, खासकर बूढ़े लोगों के साथ ये बात होती है कि भाई इस एज में शोभा नहीं देता, ये चीज समझनी होगी कि किसी के कुछ काम करने से आपकी शोभा खराब नहीं हो सकती। मैं इसका एक बड़ा पैरेलल मेरे दिमाग में आया था बहुत पहले जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसी दौरान, कि प्रेमचंद की एक कहानी है बूढ़ी काकी, बूढ़ी काकी ही शायद नाम है, जिसके अंदर बूढ़ी काकी नाम है, जिसके अंदर अफसर उनको खाने का बड़ा शौक है, व्यंजन खाने का बड़ा शौक है, और घर में खाना पक रहा है और बेटे के जो साहब हैं वो आए हुए हैं और वो बड़े लालच से वो कुछ अरेंज करती है खाना वाना, तुम्हारा वो उसकी डिजायर है वो उसको, लेकिन उसकी जो बहू है, उसके आसपास का जो समाज है, वो उसको ऐसे देखता है कि इसको इस उम्र में इतना जी जबान क्यों लपलपाती है इनकी, ये क्यों पड़ती है इसके बीच में। वो तो वहां पे तो कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं है, वो तो खाली फूड डिजायर है, खाने की। लेकिन समाज अपने एक खांचे बना देता है कि नहीं, अब आपको क्या पड़ी, आप क्यों कर रहे हो, आपको दे देंगे, वो खा लो आप। नहीं, वो है हमारी सोसाइटी में। इवन अगर आप देखें, एक ओल्ड एज का इंसान अगर वो अच्छे कपड़े भी पहनना चाहे, अगर वो रेबैन के सनग्लासेस लगाना चाहे, तो लोग कहेंगे भाई इस उम्र में भी इनके शौक पूरे हैं। तो मतलब ये माना जाता है कि जैसी उम्र हो गई आप अपने शौक मार दीजिए। आपके मिर्जापुर में एक संवाद होता है कि ये पापा लोग ना जिंदगी बहुत कंट्रोल करते हैं, तो आत्माराम के लिए है कि बच्चे लोग ना जिंदगी बहुत कंट्रोल करते हैं। वो जब सीन होता है उसके अंदर कि वो लेके आता है कि ये तो थाईलैंड हो गए हैं, पासपोर्ट दिखाता है, तो जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है उसका रिएक्शन बहुत यूनिक होता है। वो दामाद उनके बड़े, हाँ वो दामाद है क्या, वो कुछ बोलते हैं, वो बहुत यूनिक सी बात बोलते हैं। तो मतलब एक सवाल, फिल्म्स जब आती है तो फिल्म्स का ये होता है रोल कि आपको उन विषयों के बारे में सोचने के लिए एक समय और रेफरेंस दे देती है। जैसे ये फिल्म है, जैसे आपने बताया डायरेक्टर साहब ने कि भाई मेरी जिंदगी में मैंने अपने परिवार में देखा है और मुझे ये बहुत संवेदनशील विषय लगता है, जो कि है भी। आपने आंकड़ा भी दिया कि इतने समाज के % लोगों को ये बीमारी होती है और वो अपने में ही छुप छुप के और स्ट्रगल करके और मर जाते हैं। मतलब एक छोटा सा प्लेजरेबल मूवमेंट है, खाना खाने की जैसी चीज है, लेकिन समाज की कुछ बेड़ियां बना दी गई है, दीवारें बना दी गई, पर्दे बना दिए गए, तो वो न करे और मर जाए बस। ये इससे बड़ी घृणित चीज कुछ हो नहीं सकती है। इससे एसोसिएटेड सब्जेक्ट है जिसके लिए बात करने का मौका वो ये है कि जो रिप्रेस करना होता है अपनी डिजायर्स को, हमारे समाज में ये होता है कि हम रिप्रेस करते जाते हैं, फिर बाद में वो रिप्रेशन क्राइम्स के तौर पे सामने आता है। कोई आउटबर्स्ट होगा, कोई वायलेंस करेगा, कोई रेप करेगा, कोई कुछ करेगा। आप क्रिएटिव लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं और समाज को एनालाइज करते हैं, फिर अपना आर्टवर्क बनाते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग में आप इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ये रिप्रेशन कितना जिम्मेदार है, या एक जो दमन या कुंठाएं हैं ये कितनी जिम्मेदार है, समाज को कितना बेहतर बना सकते हैं अगर ये चीजें हम सही कर लें तो? इंडिविजुअल्स के तौर पर आपकी क्या राय है इस पे? आई थिंक जो एक बात होती है ना, वो शविंग अंडर द कारपेट की जो बात होती है कि हर चीज को हम वो करते हैं, तो वही बात है। किसी चीज की अगर सफाई नहीं होगी कई साल और अंदर ही गंद जमता रहेगा तो सड़ जाएगा वो, और आपकी नींव जो है जिस भी चीज पे वो है वो खोखली होती जाएगी। कहीं ना कहीं आज शायद हमारी सोसाइटी में भी इतने ज्यादा रेप्स जो हो रहे हैं, या लड़कियों के प्रति जो सेंसिटाइजेशन नहीं है, लड़के एक अजीब तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि बेचार कंडीशनिंग ऐसी है, उस चीज के बारे में बात ही नहीं करी जाती है। बहुत 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 जरूरी है इसके बारे में बात करना और ये बताना है सबसे शर्म की चीज नहीं है। ये बड़ी सीधी, मतलब भूख जैसे लगना एक वो है, ये भी शरीर की एक सच्चाई है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। आप उसके आगे तो खाना भी छीन के खाना बुरी बात होती है ना, इसी तरह रेप करना है किसी की मर्जी के खिलाफ, वो बुरी बात होती है। लेकिन हाँ, सेक्स एज एन एंटिटी, अगर सेक्स के बारे में हम बात करें, उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कुछ बुराई नहीं होनी चाहिए। और ये बात जितनी जल्दी स्कूल्स
में मैं बोलूंगा जितनी जल्दी बतानी शुरू कर दी जाए। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको हर चीज लिटरल बताने की जरूरत नहीं होती। थिएटर इसका बहुत एक अच्छा मीडियम हो सकता है जिसके थ्रू यू कैन मेक चिल्ड्रन कंफर्टेबल विद ईच अदर, विद देयर बॉडीज। अगर बचपन में ये नहीं होगा ना कि हो बेटा तुम तो नंगे हो गए, यही कंडीशनिंग होती है ना, हो पप्पी शेम हो गई, आप तो नंगे हो गए। ये जो चीजें बचपन से बिठाई जाती है ना, इन पे हमको चेक रखना होगा कभी ना कभी। तो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। एज अ सोसाइटी हमको इसके बारे में फिल्म्स, यस, इसमें एक मदद कर सकता है एजुकेट करने में, बट एज अ सोसाइटी हमको इसके बारे में बात समझनी हो। मतलब दिव्येंदु के बातों से, जैसे अभी उन्होंने स्कूल का जिक्र किया, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी तोतो चान। तो उसमें जो स्कूल का पिकनिक जाता है, तो वो स्कूल के क्लास में एक ही लड़का होता है कि जो बेसिकली वो पोलियो होता है उसको, तो वो हमेशा अपने विकलांगता छुपाने के लिए वो बहुत इनहिबिशंस में ही रहता है। तो उनके टीचर जब वो समंदर पर सबको सैर को लेके जाते हैं, तो सबको नंगा करके पानी में ये करते हैं कि वो एक बार वो शरीर दिखे सबको एक दूसरे का, और उसके बाद उसके इनहिबिशंस वो खत्म हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो उम्रदार जो लोग हैं, वो डायबिटीज की बात बहुत खुलेआम करते हैं कि डॉक्टर ने बोला यार शुगर, फिर घर वाले भी डांटते, अरे आपको तो नहीं खाना है, काय के लिए मीठी चाय पी रहे हो। वो बहुत आसानी से, मगर शुगर और समागम में ज्यादा फर्क नहीं मेरे लिए, लेकिन वो टैबू को बोला जाता है कि नहीं ये कैसा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो वो जैसे जैसे थोड़ी ये, मतलब ये फिल्म के बाद तो मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म तो जिनके माँ बाप 60 साल के हैं उन्होंने जाके जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उनका घर आने के बाद अपने पेरेंट्स को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो ये माध्यम हमारे पास फिल्म का है, तो हम उससे थोड़ा सा बात फैला सकते हैं। दिव्येंदु ने और मंगेश ने बहुत सही बात बोली। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि खाली ये सेक्सुअल डिजायर की बात भी नहीं है, कंपेनियनशिप की बात भी होती है, उससे जुड़ी हुई चीज है। क्योंकि आप पूरा दिन तो सेक्स नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे तो सेक्स नहीं करते, आपको इंसान को कंपेनियनशिप, एक संगी चाहिए होता है। तो जैसे एक एग्जांपल है कि मेरे एक दोस्त हैं, और उनके जो पिताजी हैं, उनका मतलब उनकी माताजी जा चुकी थी, और पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद प्लान किया। वो अलग अलग शहरों में रहते थे, 2-3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे, उस तरह से। और पिताजी छोटे शहर में रहने वाले, और अचानक से उनको किसी महिला के संपर्क में आए, और कुछ महीनों बाद होता ना, कहीं सोसाइटी में मिले, बातचीत हुई, और उनको उनसे स्नेह हो गया। और 60 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि मुझे शादी करनी है, फिर से मैं अकेला रहता हूं, तुम लोग अलग अलग शहरों में रहते हो। तो तीनों बच्चे पहुंच गए और द्रुत गति से, और उन्होंने उनका जीना आराम कर दिया। बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मतलब लोग क्या बोलेंगे, हमारे बच्चों की शादियां कैसे होंगी कि तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं। और उन्होंने कलेश और वो जो सब करके, और उनको उससे नहीं करने दी शादी। उनका अकेलापन भी दूर नहीं किया, उनके साथ भी नहीं रहे, लेकिन उनको वो तोड़वा दिया उनका। एक चीज है कि आपको आपके आसपास जो बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, तो उनके संगी, उनके अकेलेपन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उनके साथ का, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल 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 गजू सर, आपने जैसे कहा ना कि सेक्स तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, लेकिन आज के डेट में यदि माँ बैंगलोर में एक बेटे के पास रह रहे, तो पिताजी पुणे में दूसरे बेटे के पास रह रहे हैं, और वो अपने अपने पोतों को दोनों जगह पर संभाल रहे हैं। लेकिन इवन गांव में एक उम्र के बाद अलग अलग कमरे में सोना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बिस्तर पर सोना, शायद हो सकता है कुछ पुरानी बातें करना, शायद शाम की चाय एक साथ पीना, जो आप बोल रहे हैं वही, मगर वही चीजें भी हम एक चीज करते कि जैसे कुछ अलमारी होती है ना, जो बिना काम किया भी, जो दी कहाँ कोने में रख के, तो वैसा हम ट्रीट करना शुरू करते हैं। 2-3 बहुत छोटे से सवाल हैं, बहुत हल्के सवाल एक सेंस में है कि आपकी ये, चूंकि एक इसका एस्पेक्ट इतना गंभीर विषय है, कॉमेडी है, लेकिन ये अल्टीमेटली फिल्म कॉमेडी है, और सक्सेसफुल कॉमेडी भी बन सकती है, देखने के बाद ही हमको पता चलेगा। आप
आपकी फेवरेट कॉमेडीज कौन सी हैं, मतलब जो आपने देखी हो और आज भी आप बार बार देखते हो और अमेजिंग लगी हो? सोशल कॉमेडी हो सकती है, फॉरेन फिल्म हो सकती है, तो अगर आप बता सकें तीनों, क्या सबसे अमेजिंग कॉमेडी फिल्म आपने जो देखी हो? चुपके चुपके मेरे फेवरेट कहानी है, फिल्म है ऋषिदा की फिल्म। गोलमाल जो अमोल पालेकर साहब की बासुदा वाली फिल्म, वो मेरे चन्ने बदूर सई परांजपे वाली कथा, वो मेरे पसंदीदा कहानियों में से है। हेरा फेरी प्रियदर्शन सर की, वो मैं कई बार देख चुका हूँ। दिल चाहता है का जो ह्यूमर है दोस्तों के बीच का, वो मतलब अद्भुत है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है उसका। प्यार का पंचनामा, उसका जो ह्यूमर है, उसकी जो एक सुर है जो उसका कहानी का, वो मतलब बड़ा रोमांचक है। ऐसे ऐसे मतलब ये कोविड में इनफेक्ट ये सारी फिल्में दोबारा देखी गई और उनकी वजह से हम लोग स्टेबल रहे, ऐसा कह सकता हूँ। For me also, I think बासु चैटर्जी, ऋषिकेश दा, साई परांजपे, ये तीन एक ऐसे नाम आते हैं जो कि कॉमेडी को बड़े कोमल तरीके से करते थे। ये आपके चेहरे पे थोपते नहीं थे कि कॉमेडी इस तरीके से होती है, या जोक पे जोक, जो सिचुएशनल कॉमेडी की हम बात करते हैं। फिर थोड़े फार्स की तरफ अगर हम चले जाएं तो अंदाज अपना अपना जैसी फिल्म आती है, जाने भी दो यारों जैसी एक आती है जो कि कल्ट क्लासिक है। तो या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा। और ये जो फिल्म है, ये जो हमारी फिल्म है, ये मैं उसको बहुत नजदीक से देखता हूँ। मुझे लगता है ये सही परांजपे और ऋषिदा के जोन की फिल्म है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हम लोगों ने ह्यूमर, ये हम चुटकुला बोल रहे हैं अब आप हंसो, ऐसा कहीं पे बड़ा परिस्थिति जन्य सारा ह्यूमर है। और मतलब वो पांचाल आंटी से लेकर और अद्भुत है, मतलब वो बाप रे बाप। वो तो मुझे लगता है मंगेश, वो जो पांचाल आंटी जो घर में आती हैं, वो जो सीन, वो तो मतलब उसे घनघोर ठहाके हैं उसके अंदर। तो मेरी फेवरेट जो गज्जू सर और दिव्येंदु ने बोली वही है, लगभग कोई अलग नहीं है। लेकिन खाली मैं कॉमेडी फिल्म की जो मेरी परिभाषा है ना, तो हम जो बोलते हैं ना रस होते हैं ना, नव रस, तो एक्चुअली पर्दे पे खाली भाव पैदा होना चाहिए और देखते समय हमारे मन में रस होना चाहिए वो पैदा। यदि मेकर ने रस उधर बना दिया तो हमें करने के लिए कुछ बचता नहीं। तो ये जो सारे फिल्म्स है ना, वो सही परांजपे की, ऋषिकेश, तो किरदार है ना अपने कैरेक्टर में इतने मजबूत होते खड़े और हम उनको एंजॉय करते। तो ये मेरी ये ह्यूमर जहाँ होता है। मंगेश ने जो बोला ना कि जोक बोलना नहीं होता है, चुटकुला सुनाना थोड़ी होता है, जीवन चुटकुला है, वो लोगों को अपने परिस्थिति चुटकुला है। जैसे एक मराठी फिल्म देखी मैंने पीछे, कारखानिस्यांची वारी, कारखाने की वारी, मतलब वो एक कारखाने से एक आदमी है जो कि जिनका देहांत हो गया और उनके 3-4 भाई हैं, बहन है, वो उनको वहां ले जाए, पंढरपुर लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, उनकी अस्थियों को। तो उसका पहला सीन ये कि उनको हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, एम्बुलेंस में हैं वो लोग, शवदाह गृह वाली गाड़ी में है वो, और तीनों भाई दिख रहे हैं पीछे वाली सीट पे बैठे हुए। और अचानक से ना जो भाई के नाक में रुई रखी है, वो रुई गिर जाती है, रुई गिर गई है और कोई डायलॉग नहीं है। और एक भाई जो है ना अपने अंगूठे से ही वो रुई उठाता है, उठा के और नाक में वापस फिट कर देता है। तो बड़े भाई देखते हैं उसको, ये क्या किया, तो गिर गया था ना। तो ऐसी एक और ये कुस्तुरिका करके जो फिल्म मेकर है, उनकी ब्लैक कैट व्हाइट कैट करके एक फिल्म है जो कि बहुत मजेदार, ऐसी सिचुएशनल है, एक बूढ़ा आदमी मर जाता है और कैसे उसकी लाश के साथ क्या खेल हो रहा है, वो है अगेन सिचुएशनल। ये इसी फिल्म में एक सीन है जहां पर पूरी जॉइंट फैमिली है, 15-20 लोग बैठे हुए हैं, शाम का समय है, बॉडी जला चुके हैं, क्रिमेशन हो चुका है, और एक कोई रियलिटी शो है जिसमें इस परिवार का इंटरव्यू हुआ था कुछ हफ्ते पहले कि एक जॉइंट फैमिली कैसे साथ में रहती है, और आज उसका टेलीकास्ट है शायद, ऐसा कुछ कहानी है। और उसमें कोई एक बोलता है कि आज तो वो एपिसोड आने वाला है, तो बड़ा एक आदमी तो, और उनके बीच में परंपरा है कि वोटिंग कर लो, तो बोलता है ऐसे कहते हैं, अच्छा चलो वोटिंग कर लेते हैं ना, किस किस को देखना है एपिसोड,
और एक एक करके लोग हाथ उठा रहे हैं। तो उसमें कोई चुटकुला नहीं बोल रहा है, एक मतलब बड़ी दर्दनाक सी सिचुएशन है, लेकिन वो इतना मतलब, अब जिसने नहीं देखी है वो प्लीज देखे, कारखाने से जी वारी, किसी न किसी ओटीटी पर है ये, बहुत ही मनोरंजक फिल्म है जी। अमीर कुस्तुरिका थे जिनका बता और उससे पहले वो कारखाने से जी वारी तो ठीक है, लेकिन थाई मसाज 11 नवंबर को सिनेमा हॉल में जाकर देखनी है। ताकि आपकी इस लंबी चौड़ी लिस्ट में हमारी फिल्म का भी नाम जुड़ जाए। जी जी। मैं कह रहा था अमीर कुस्तुरिका थे, आप कुस्तुरिका बता रहे थे। जी जी, अमीर कुस्तुरिका। जी जी। इसमें मैं कहने वाला था 11 तारीख को आपकी फिल्म आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम क्या देखेंगे, डायरेक्टर साहब के भी क्या हैं, आप दोनों के भी क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेके आप एक्साइटेड हो बहुत? मेरा एक अभी तो पूरी तरह से मेरा पूरा ध्यान जो है थाई मसाज पर है कि इस तक ये दर्शकों तक पहुंचे और दर्शक इसको शाबाशी दें, ताकि हम ऐसी और फिल्में बना सकें लीक से हटकर। मंगेश ऐसी और फिल्में डायरेक्ट करें, और विंडो सीट फिल्म और रिलायंस, और उनके अंदर हिम्मत बढ़े कि ऐसी कहानियां बोलनी चाहिए। और उसके बाद एक मैदान, एक फिल्म है जो फरवरी में आएगी अजय देवगन साहब की, तो उसको लेकर मैं बड़ा रोमांचित हूँ कि उसके अंदर मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और वो उसकी बड़ी मेहनत से तैयार की हुई फिल्म है वो और उसको अमित शर्मा जो हमारे बधाइयों के डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट किया है उसको। जी दिवेंदु, आपकी आने वाले प्रोजेक्ट्स? मैं अगर बोलूं तो रेलवे मैन करके एक प्रोजेक्ट है जो कि यशराज फिल्म्स का है। ये 1984 का जो भोपाल गैस लीक हुआ था उसके ऊपर ये है। तो वो एक बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में एज एन एक्टर। तो उसके लिए बहुत मतलब आई रियली वांट पीपल टू सी इट। वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, और वो इतनी तरोताजा है कि आज भी उससे ग्रस्त जो लोग हैं वो जिंदा है और हमारे बीच में है, क्योंकि बस 84 की ही बात थी। तो उसकी जो डिटेल्स जो करते हुए जो पता चला कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो वो करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा फील हुआ कि कहीं ना कहीं जब लोग उसे देखेंगे, स्पेशली जो लोगों को कहीं ना कहीं छुई है वो घटना, उनको शायद कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा उनकी फीलिंग्स को। So yeah, Railwaymen, it's one of the few projects I'm very excited about. मैं एक कहानी के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, और राइटिंग हुआ नहीं है, लेकिन एक आइडिया पे लेवल पर क्रैक किया है, अभी उसको लिखूंगा। उसके अलावा कुछ खेती के काम है वो करूंगा, और बच्चों को लेके ट्रेक पर जाना है। तो ये 3 प्लान है मेरे अभी। आप गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या आपका वहाँ लाइफस्टाइल रहता है? मेरा यहाँ से 4 घंटे पर खेत है जहाँ मैं पला बड़ा हूँ मुंबई से। और मेरे पास अभी है 30 गाय है, बकरियां है, मुर्गियां है, और बाकी फसल जैसे नॉर्मली होती वो। और बाकी 3 हफ्ते में मुंबई में रहता हूँ फिल्म के लिए। और एक प्रोजेक्ट है जिसका बड़ी बेसब्री से मुझे इंतजार है कि वो कंप्लीट हो जाए, वो है अंधेरी का ब्रिज का ये जो प्रोजेक्ट है ये जल्दी से बन जाए। हम बहुत बहुत मुश्किल में उसकी वजह से ट्रैफिक में। से तो बन जाएगा। हाँ, पहले सिंगल लेन था, लगा कि दूसरा खुलेगा, पता चला पूरा गिरा दिया। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द बन जाए। उम्मीद है मुंबई के अथॉरिटीज देखेंगे इसको, इंटरव्यू को, और वो कुछ इसको निपटाएंगे अगर मीडिया में कुछ शक्ति है तो। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि इस फिल्म की रिलीज के बाद जो एनालिसिस पैदा होगा वो उसके साथ जस्टिस करेगा कि जो लेयर्स में आप बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी गहराई से आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 11 तारीख को थाई मसाज रिलीज हो रही है, जो एक जैसी कॉमेडीज का इंतजार होता है वैसी साउंड कर रही ट्रेलर देख के। अभी तक तो दावा इसका ठीक लग रहा है ट्रेलर से, बाकी अब लोग बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।